हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप सभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट को यहाँ पे मैं बता दूँ कि आज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का और यह आपका आखिरी पेपर भी होता है, चौथा पेपर होता है। तो यहाँ भी इस सप्ताह का आपको जो है ये चौथा जो है मैं करा रहा हूँ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, यूनिट नंबर 2 ही चल रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनिट नंबर 2 थोड़ा बड़ा है, तो यूनिट नंबर 2 चल रहा है और वीडियो नंबर यहाँ का 8वां है। ठीक है, वीडियो नंबर कौन सा है? 8वां है। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज 2 ही प्रश्न आपको बताएंगे, लेकिन दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए इसको हमको अच्छे से देखना है। सबसे पहला जो प्रश्न है कि कृत्रिम पोषण किसे कहते हैं, कृत्रिम पोषण के क्या कारण होता है और क्या इसका तकनीक होता है। 5 नंबर में आपसे देखिए, 5 नंबर में आपसे सीधा पूछेगा ब्रेस्ट आर्टिफिशियल फीडिंग के बारे में। एक तो ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, वो अलग है। यह आर्टिफिशियल फीडिंग है, मीन्स कृत्रिम पोषण है। ब्रेस्ट फीडिंग तो नेचुरल फीडिंग हो जाता है, नेचुरल पोषण हो जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल फूड अब आप लोग देखते होइएगा कि बच्चे को बहुत माँ ऐसे करती है कि कुछ दिन तक अपना भोजन अपना स्तनपान कराती है और उसके बाद बोतल के दूध जो है देने लगती है। निपल वाला जो बोतल होता है उससे जो है दूध जो है पिलाने लगती है। तो यही क्या हुआ, एक प्रकार का कृत्रिम पोषण हो गया। ठीक है, तो कृत्रिम पोषण होता क्या है, इसके क्या कारण और क्या तकनीक होते हैं बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कृत्रिम पोषण होते क्या है। देख लीजिए, आर्टिफिशियल फीडिंग क्या होते हैं। देखिए, माँ को दूध से बच्चे को पोषण प्राकृतिक पोषण कहलाता है। अगर माँ का दूध बच्चे के लिए क्या कहलाता है? कृत्रिम पोषण कहलाता है, सॉरी प्राकृतिक नेचुरल पोषण कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब माँ के दूध से पोषण न करके ऊपरी आहार एवं माँ के दूध के प्रति स्थापित ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट दिए जाए तो इसे कृत्रिम पोषण कहते हैं। कृत्रिम पोषण का मतलब होता है कि माँ के जो दूध होता है वह तो नेचुरल पोषण होता है, प्राकृतिक पोषण होता है, लेकिन जब माँ के दूध ना देकर ऊपर से कुछ आहार का मतलब कि थोड़ा थोड़ा कुछ दिया जाए, समझ गए, एवं माँ के दूध के जगह पर कोई और दूध दिया जाए जो बहुत सारा बाहरी प्रोडक्ट आता है जिसको घोल कर और डिब्बा में रखकर जो बोतल में रखकर पिलाया जाता है बच्चे को। तो यह क्या हुआ, माँ के दूध के जगह पर प्रतिस्थापक हुआ, मतलब माँ के जगह पर दूसरा दूध, ठीक है, दिए जाए तो इसको हम लोग कृत्रिम पोषण कहते हैं। कृत्रिम पोषण समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसको समझना आसान था, आप लोग समझ गए। अब हम लोग कृत्रिम पोषण के कारण देखेंगे कि किन किन कारण से कृत्रिम पोषण दिया जाता है। ठीक है, देख लीजिए, चिकित्सीय दृष्टिकोण से बहुत कम शिशुओं को कृत्रिम पोषण की आवश्यकता होती है, जैसे स्तनपान की असफलता, माता की लंबी बीमारी अथवा मृत्यु हो जाना या कोई अन्य चिकित्सीय कारण जिसमें माँ का दूध नहीं दिया जा सकता हो। देखिए मेरे डियर, आप लोग जानते हैं कि कृत्रिम पोषण का कारण मीन्स कृत्रिम पोषण किस कारण बनता है कि बच्चे को कृत्रिम पोषण दिया जाता है, क्या क्या कारण होते हैं। तो देखिए, बहुत कम ही ऐसे माँ है जो अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती हो, स्तनपान नहीं कराती हो। बहुत सा मैक्सिमम माँ जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती ही हैं। इक्का दुक्का आज के ज़्यादातर जनरेशन में कि उनको लगता है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग करा देंगे तो हमारा जो शरीर का सौंदर्य है ख़राब हो जाएगा। ठीक है, या ब्रेस्ट फीडिंग को इस नज़रिए से देखते हैं कि उनको शर्मिंदगी लगता है। तो इन सभी चीज़ों से नहीं कराते हैं आज के समय में, आज के मॉडर्न के माताएं। लेकिन फिर भी बहुत सारे मैक्सिमम माताएं हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को कराती भी है और कराना ही चाहिए, कोई शर्म लिहाज नहीं, ये नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो माता होती है वह कृत्रिम जो है मैक्सिमम रूप से कराती ही है अपने बच्चों को। तो जो शिशु होते हैं उनको कृत्रिम पोषण की बहुत कम ही आवश्यकता होती है। ठीक है, जो शिशु होते हैं उन्हें कोई आर्टिफिशियल फीडिंग की बहुत कम ही आवश्यकता होती है। कब? जब माँ स्तनपान करा रही होती है अपने बच्चे को, तो उस समय बच्चा में बहुत कम ही बच्चे को आवश्यकता होता है कृत्रिम पोषण का। ठीक है, जैसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग असफल हो जाए, माता स्तनपान जो है कराने में असफल हो। ठीक है, माता की लंबी बीमारी, कोई ऐसे बीमारी जो माता को बहुत लंबे दिनों से घेरा हुआ है, तो इस कंडीशन में भी जो है कारण बनता है कि ब्रेस्ट फीडिंग दिया जाता है। ठीक है, सॉरी, ब्रेस्ट फीडिंग ना देकर आर्टिफिशियल फीडिंग दिया जाता है। माता का मृत्यु हो जाना, अगर किसी के बाई चांस माता का मृत्यु हो जाता है तो बच्चा का तो ऑप्शन रहेगा नहीं ब्रेस्ट फीडिंग का, तो यह जो है वहाँ पे आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल फीडिंग दिया जाता है, ठीक है। या फिर कोई अन्य भी चिकित्सीय कारण हो सकता है जिसमें माँ का दूध नहीं दिया जा सकता हो। तो यही आपका कारण होते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चिकित्सीय दृष्टिकोण से बहुत कम ही शिशु को कृत्रिम पोषण की आवश्यकता होती है, समझ गए। जैसे स्तनपान की असफल होने पर बच्चे को जो है कृत्रिम पोषण की ज़रूरत होती है, माता की लंबी बीमारी होने पर जो है कारण बनता है कृत्रिम पोषण, मृत्यु हो जाना या कोई अन्य चिकित्सीय कारण जिसमें माँ का दूध नहीं दिया जा सकता हो, तो ये सब जो है कृत्रिम पोषण कराने का कारण बनता है। तो कारण भी समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए कारण का ही अगला है, परंतु जबकि माँ के दूध श्रेष्ठता सार्वभौमिक प्रमाणित है, फिर भी कृत्रिम पोषण बोतल फीडिंग के रूप में जन्म से ही बिना किसी चिकित्सीय आवश्यकता के भी दिया जा रहा है। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। देखिए होता यह है कि आज के समय में माँ के दूध जो है सर्वश्रेष्ठ है, यूनिवर्सल है, यह प्रमाणित है, सर्टिफाइड है। फिर भी कृत्रिम पोषण में एक पोषण आप लोग जानते हैं जो काफ़ी रूप से जो है बिना किसी चिकित्सीय आवश्यकता को दिया जा रहा है। मतलब बिना किसी आवश्यकता को जो है जो भी माता है वह बच्चे को अपना बोतल फीडिंग कराती है। बोतल फीडिंग मीन्स बाजारू दूध को घोर लिया जाए बोतल में, या गाय भैंस के दूध को ले लिया जाए और उसमें एक चुच्चक आता है, निप्पल वाला बोतल आता है, उसको जो है क्या किया जाता है कि उसमें बोतल में दूध भर के और बच्चे को उससे पिलाया जाता है। तो यह बिना किसी आवश्यकता के जन्म से ही जो है बहुत सारे माता जो है देने लगती है, ठीक है। अब इसके देने के निम्न कारण हो सकते हैं। कौन कौन कारण हो सकते हैं? बदलती हुई जीवन दशा मीन्स लाइफ स्टाइल में बदलाव, ठीक है। कामकाजी महिलाएं स्तनपान की अपेक्षा कृत्रिम पोषण का चुनाव करती है। कुछ महिलाएं स्तनपान की असफलता व गतिविधियों के परिसीमन के डर से स्तनपान नहीं कराती है। अब यहाँ पे होता है कि बढ़ती हुई जो जीवन दशा है, इस बदलती हुई जीवन दशा के कारण जो है बहुत सारे महिलाएं, जैसे बहुत सारे ऐसे कामकाजी महिलाएं हैं जॉब वाली, जो अपने बच्चे को कृत्रिम पोषण के लिए बोतल का चुनाव करती है, ठीक है। उसी प्रकार से बात किया जाए, कुछ ऐसे महिलाएं होती है जिनका स्तनपान असफल हो जाता है, या कुछ ऐसे गतिविधि परिसीमन जिसके डरने से स्तनपान नहीं कराती है। जब नहीं कराएगी तो उसको जो है क्या होगा, कृत्रिम फीडिंग कराना ही पड़ेगा। तो बदलती हुई जीवन शैली एक कारण बनता है बोतल फीडिंग का, कृत्रिम फीडिंग का, ठीक है। और देखिए दूसरा है, कुछ महिलाओं का भ्रम है कि उससे उनका शरीर सॉफ्ट मतलब फिगर व स्तन सौंदर्य बिगड़ जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि ब्रेस्ट आर्टिफिशियल फीडिंग का कारण ये भी हो सकता है कि आज के जनरेशन में खासकर कि जो मॉडर्न माताएं हैं, जो नए नए माताएं बन रही हैं, उनमें खासकर शहर में उनमें एक प्रचलन हो सकता है, उनमें ये भ्रम हो सकता है कि स्तनपान कराने से शरीर का सौंदर्य बिगड़ सकता है या फिगर खराब हो सकता है, ऐसा सोचती है, ठीक है। यही कारण है कि बहुत सारे आज के समय के माता जो है वह कतराती है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से, ठीक है, और स्तनपान चुनती है और आर्टिफिशियल चुनती है, ठीक है। तीसरा है, कुछ इसे सामाजिक रूप से अस्वीकार इनफीरियोरिटी का कारण समझती है। कुछ जो है इसे सामाजिक रूप से स्वीकार का कारण समझती है, ठीक है। कुछ ऐसे होती है माताएं जो ये समझती है कि ये समाज में ज़रूरी है ब्रेस्ट फीडिंग कराना, इसी कारण वह जो है इसके ज़रूरी अस्वीकार समझती है, ठीक है। चौथा है, अपने को आधुनिक दिखाने की मिथ्या चाहत। लोगों में मैंने पहले ही बताया कि अपने आप के मॉडर्न ज़माने में अपने आप को जो है मॉडर्न दिखाने की चाहत, मिथ्या चाहत मतलब एक गलत, मिथ्या मतलब एक ऐसा विश्वास जो सही नहीं है, जो एकदम पूरी तरीक़ा से एक मिथ्या है, माइथ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आधुनिक समय में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हम आधुनिक है, मॉडर्न है, तो हम स्तनपान क्यों कराएं, हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगे, हम बोतल से कराएंगे। तो ऐसे महिलाओं के अगर जिनको ऐसा सोच लगता हो खासकर अभी के समय में, तो उनको शादी ही नहीं करना चाहिए। शादी भी करना एक बेकार ही चीज़ है उनके हिसाब से, सही है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक बच्चे को जन्म जब दे रहे हैं तो बच्चे का आपका कर्तव्य है कि बच्चे को, आप माता है तो आप उसको स्तनपान जरूर कराएं, ठीक है। फिर अगर आप स्तनपान नहीं कराते तो उसका और आपका क्या रिलेशन, स्तनपान बच्चे और माँ के बीच एक बहुत ही भावनात्मक संबंध को स्थापित करता है। स्तनपान में आप लोग पढ़े हैं। और जो महिला ऐसा नहीं करती है अपने दिखावे के लिए, हम मॉडर्न है, हमारा शरीर का फिगर बिगड़ जाएगा, ऐसा वैसा, तो ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है।
तो ये भी एक मिथ्या चाहत कारण बनता है आर्टिफिशियल फीडिंग का। पाँचवा देखिएगा, स्वास्थ्य कर्मियों का स्तनपान के विषय में अधिक रुचि नहीं लेना। ठीक है, अब जो पाँचवा पॉइंट है कि स्वास्थ्य कर्मियों का स्तनपान के विषय में अधिक रुचि नहीं लेना। अब एक और कारण और बनता है कि जैसे किसी को हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ तो जो स्वास्थ्य कर्मी है वह स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति अधिक जो है उसके विषय पर चर्चा नहीं की है, रुचि नहीं दिखाई है। तो जो माता है वो अपने मन से क्या करेगी, आर्टिफिशियल फीडिंग देने लगेगी। अगर कहीं ना कहीं वह स्वास्थ्य कर्मी बताई होती माता को इसका लाभ तो इसका हानि, तो कहीं ना कहीं वह जरूर करवाती। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कर्मी को स्तनपान के विषय में रुचि नहीं लेना भी एक आर्टिफिशियल फीडिंग का कारण बनता है। ठीक है, तो कारण बहुत आसान था, 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं आप आराम से। तो कारण यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कृत्रिम पोषण के तकनीक, कौन कौन से आर्टिफिशियल फीडिंग का तकनीक है। ठीक है, तकनीक, यद्यपि कटोरी व चम्मच से पोषण देना बोतल की अपेक्षा सुरक्षित है। ठीक है, देखिए, यद्यपि कटोरी व चम्मच से पोषण देना बोतल की अपेक्षा सुरक्षित है, चूँकि बोतल फीडिंग में अपेक्षित स्वच्छता मापदंडों को पूरा कर पाना कठिन है, जिससे बच्चे में संक्रमण की संभावना अधिक रहती है। परंतु फिर भी अधिकांश माताएं अपनी सुविधा के लिए बोतल फीडिंग की ही वरीयता देती है। देखिए, कृत्रिम पोषण अलग अलग तरीक़ों से दिया जा सकता है। चाहे तो कटोरी में थोड़ा सा दूध रख ले और चम्मच से दे। ठीक है, ऐसा भी बहुत महिलाएं करती है। फिर से घी रख के चम्मच से दिया जाता है। तो ये सब आर्टिफिशियल फीडिंग होता है, समझ गए। ऊपर से कोई भी चीज़ें देना जो माँ के दूध को छोड़कर दूसरा चीज़ दिया जाता हो वो आर्टिफिशियल फीडिंग में ही आएगा। ठीक है, अब इस आर्टिफिशियल फीडिंग में जो तकनीक होता है, जो इसका टेक्निक्स है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कटोरा चम्मच को हम देते हैं, बच्चे को कटोरा और चम्मच से फीडिंग कराते हैं, तो कटोरा और चम्मच बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है, सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम बच्चे को देंगे चम्मच और कटोरे को धोकर साफ कर ही फिर से देंगे, जब देंगे तो। लेकिन बोतल जो होता है, बोतल उतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं होता है जितना ज़्यादा चम्मच और कटोरी हो सकता है बच्चे के पोषण देने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत लोग को देखते होइएगा कि एक बोतल में पिला दिया और फिर थोड़ा देर के बाद उसी बोतल के दूध को अगर बच्चा नहीं पिया है पूरा तो बाद में फिर उसी को जो है पिलाने लगती है। तो यह कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा होता है बोतल फीडिंग से। लेकिन फिर भी जो अधिकांश माताएँ होती है अपने सुविधा के लिए बच्चे को बोतल फीडिंग ही कराती है। सुविधा कैसे होता है कि वहाँ पर बोतल धरा देगी बच्चे को, बच्चे उससे जो है चूसते रहेगा, पीते रहेगा। लेकिन कटोरी और चम्मच का उपयोग करेगी तो उसे माँ को ही कराना पड़ेगा एक प्रॉपर वे में बैठकर। तो ऐसे में अपने सुविधा के लिए अधिकांश जो माता होती है बोतल फीडिंग का ही चुनाव करती है, वरीयता दे रही है। तो ये तकनीक जो है आपका कृत्रिम पोषण का है। अब चलिए हम इसके बोतल फीडिंग की कौन कौन से तकनीक है, अब हम लोग ये बोतल फीडिंग के बारे में देखे हैं कि अधिकांश माताएं बोतल फीडिंग को ही वरीयता देती है। तो अब ये वरीयता में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या जो है बोतल फीडिंग का अब क्या तकनीक होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बोतल फीडिंग के टेक्निक्स देखते हैं। पहला है कृत्रिम पोषण की विधि स्तनपान की तकनीक के लगभग समान ही है, अर्थात माँ व शिशु दोनों को बिना व्यग्रता के आरामदायक अवस्था में हो। अब देखिए, जो कृत्रिम पोषण होता है, समझ रहे हैं, कृत्रिम पोषण स्तनपान के तकनीक के लगभग ही समान होता है, समझ गए। इसमें माता और शिशु दोनों को बिना किसी उलझन के, बिना किसी व्यग्रता बेचैनी के आरामदायक अवस्था में जो है कृत्रिम पोषण होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है बालक भूखा, पूर्ण जागृत, स्वच्छ, सूखा हो, जिससे इस प्रकार पकड़े जैसे स्तनपान कराना हो। बोतल फीडिंग में हमें ध्यान रखेंगे कि बालक भूखा होना चाहिए, पूर्ण जागृत होनी चाहिए उसके प्रति, और वह स्वच्छ और सूखा होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है उससे निपल बोतल को इस प्रकार पकड़ सके जैसे वह स्तनपान कर रहा हो। ठीक है, जैसे स्तनपान कराते समय बच्चा निपल को अच्छे से पकड़ता है माँ के, उसी प्रकार से वह बोतल को भी ले सके, पकड़ सके, ऐसे जो है रखनी चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर का यहाँ पे तकनीक देखिएगा, बोतल फीडिंग। बोतल का दूध शरीर के तापमान के समान या ठंडा हो। दूध के तापमान को मापने के लिए दूध की कुछ बूंदें कलाई पर डालकर चेक करें। अब होता यह है कि माँ के दूध में देखते होइएगा कि एक आवश्यक तापमान पहले से रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम कृत्रिम पोषण बोतल से दे रहे हैं तो हम इसका ख्याल रखेंगे कि जो इसका तापमान हो वह जो है
ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा होगा बच्चा के मुंह पक जाएगा, दिक्कत हो जाएगा बच्चे को अंदर जाकर। तो ऐसे में तापमान जो है समान हो, नॉर्मल हो और ठंडा होनी चाहिए। अब इतना भी ठंडा ना हो कि वह जो है प्रॉब्लम हो, मतलब एक ऐसे तापमान में रखे जो बिल्कुल एवरेज हो, औसत हो, समान हो, जो दूध के तापमान मापने के लिए कुछ बूंदे बच्चे के कलाई पर जो है रख कर चेक करेंगे। अपने कलाई पर रख के चेक कर सकते हैं बच्चे के लिए कि बच्चे के लिए तापमान सही है या नहीं सही है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तापमान खतरनाक होगा, ठीक है ना। चलिए, चौथा है निपल अच्छी तरह से बोतल में फिट हो, जिसका छेद बच्चे की चूसन क्षमता के अनुसार हो। अब यहाँ पे कहता है कि जो बोतल होता है, बोतल में जो निपल होता है, यह निपल जो है क्या हो, बच्चे पर एक निपल जो है एकदम फिट हो बोतल में, ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो जिससे दूध पूरा बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो छेद होना चाहिए वह बच्चे के चूसन के क्षमता के अनुसार होनी चाहिए, अर्थात बोतल को जब उल्टा करने पर दूध के धार में नहीं निकलना चाहिए। अब आप लोग देखते होइएगा कि जो बोतल होता है, बोतल का जो ऊपर वाला निपल होता है, उसमें ऐसा छिद्र किया जाता है कि उसको आप दबाएंगे तब जाके धार के रूप में वह निकलता है, वरना वह उसमें से बूंद बूंद जो है दूध निकलता है। तो ऐसा ही छिद्र हो कि बूंद बूंद उसमें से तेज़ी के साथ निकले, ठीक है। और यदि यह छिद्र अधिक मोटा होगा तो बच्चा चूसते चूसते शीघ्र थक जाएगा, और यदि अधिक बड़ा होगा तो यह चॉकिंग का और एस्पायरेशन का कारण हो सकता है। मीन्स श्वसन रुक सकता है बच्चे का अगर इसका छिद्र बाधा होगा तो इसलिए हम बोतल के जो चूचक है, जो निपल है, उसको छिद्र को इतना रखेंगे कि आराम से उसमें से दूध जो है बूंद बूंद करके गिर सके तेज़ी से, और इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं कर देंगे, बड़ा भी नहीं कर देंगे कि बच्चे को चॉकिंग और एस्पायरेशन होने लगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है 5वां पॉइंट है, देखिएगा, बच्चे के मुंह से निपल छुआए और जैसे ही वह मुंह खोले निपल के अंदर दे दे। अब सबसे पहले हमको बच्चे को अगर हमें बच्चे को खिलाना है आर्टिफिशियल बोतल फीडिंग, तो उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बच्चे को जो है मुंह से निपल छुआएंगे बोतल का। जैसे ही निपल छुआएंगे बच्चा जो है खाने के लिए मुँह खोलता है, तो जैसे ही मुँह खोले बच्चे को निपल जो है मुँह में क्या करे, अंदर दे दे, ठीक है। बोतल को कोन बनाते हुए एट एन एंगल पर पकड़े, बोतल को इस प्रकार पकड़े जिससे निपल से दूध जाता रहे, ठीक है। अब बोतल को क्या करें कि आप एक एंगल पर देखते होइएगा, माँ जब बोतल से आर्टिफिशियल फीडिंग कराती है तो देखते होइएगा कि वह एक एंगल टेढ़ा सा बोतल को बना के रखती है। क्यों? क्योंकि आराम से उसमें से दूध जो है निकलता रहे, ठीक है, और बच्चा उसे चूसता रहे। तो बोतल को एंगल बनाते हुए पकड़ेंगे, ओके। 7वां है, यहाँ पे ये सब टेक्निक है। फीडिंग के दौरान अंदर ली हुई वायु को बीच में डकार दिलाकर निकालते रहे, अन्यथा पुनर्मोचन, रेगुलेशन या पेट दर्द हो सकता है। इसकी तकनीक स्तनपान के समान ही है, वायु नहीं, ठीक है। देखिए, फीडिंग के दौरान हो सकता है जो भी बच्चा अगर अंदर वायु ले लिया है तो उसको डकार दिलाकर उसे जो है निकलवा दे उस वायु को, अन्यथा पेट दर्द और पुनर्मोचन हो सकता है बच्चे में, ठीक है। तो इसकी तकनीक वायु जो है निकालने की तकनीक स्तनपान के समान ही है, ठीक है। 8वां पॉइंट देखिएगा, कुछ शिशु फीडिंग के बाद कुछ मात्रा में दूध उगलते हैं, यह सामान्य है। वास्तव में कृत्रिम रूप से पोषित बच्चों में यह स्तनपायी बच्चों की तुलना में अधिक होता है। देखिएगा, होता है कि फीडिंग कराते समय बोतल का कि बच्चा जो है अपने मुंह से उगलता रहता है थोड़ा सा दूध का, तो स्प्लिट अप करते रहता है। तो घबराना नहीं है, यह सामान्य स्थिति होता है। और वास्तव में यह कृत्रिम रूप से जो पोषित बच्चे होते हैं यह स्तनपायी के तुलना में अधिक होता है। मतलब जो कृत्रिम पोषण ले रहा बच्चा होता है उसमें यह ज़्यादा होता है तुलनात्मक रूप से स्तनपान वाले बच्चे में, ठीक है। स्तनपान बच्चे वाले बच्चे उगलते कम है, लेकिन कृत्रिम पोषण बोतल फीडिंग वाला बच्चा उगलता ज़्यादा है, ठीक है। 9वां है, बच्चे को प्रेम स्नेह व माता के साथ फीडिंग कराएं। बच्चे को बोतल के साथ अकेला न छोड़े, इससे चॉकिंग या एस्पायरेशन का खतरा बना रहता है। अब बच्चे को कभी भी अगर स्तनपान कराए तो माता अगर बिजी है तो उसके साथ कोई ना कोई जो है और जो है होनी चाहिए जो है ब्रेस्ट आर्टिफिशियल फीडिंग के दौरान, वरना हो सकता है बच्चा अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अगर दूध खींच लेगा तो उसे एस्पायरेशन और चॉकिंग का खतरा हो सकता है। इसलिए बच्चे को जो है बोतल फीडिंग कराते समय अकेला न छोड़े।
डकार दिलाकर बच्चे को प्रेम पूर्वक सुला दे। अब जब ये आर्टिफिशियल बोतल फीडिंग करा देंगे तो बच्चे को डकार दिलाकर प्रेम पूर्वक सुला देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर, देखिएगा, फीडिंग का समय 5 से 25 मिनट तक हो सकता है, जो शिशु की ताकत, ठीक है, वह उम्र पर निर्भर करता है। अब ये बोतल फीडिंग 5 से 25 मिनट का हो सकता है। यह निर्भर करता है बच्चे के अंदर कितनी ताकत है और उसका उम्र कितना है, ठीक है। चलिए, बोतल में औसतन प्रति फीडिंग लिए जाने वाले दूध से अधिक मात्रा में दूध ले, बच्चे को स्वेच्छा से पीने दे, उसे दबाव या आग्रह द्वारा इच्छा से अधिक ना पिलाए, ठीक है। कभी भी अगर आप बच्चे को पिलाते हैं तो बच्चे को दूध जो है आवश्यक मात्रा में जो है पीने दे, उसे स्वेच्छा के अनुसार, उसे पर कोई दबाव या आग्रह करके इच्छा से अधिक ना पिलाएं, समझ गए। बचा हुआ दूध फेंक देना चाहिए तथा फीडिंग के बाद मुंह को पानी से पोंछकर साफ करनी चाहिए। अब जब फीडिंग करा लिए हो बोतल से तो ध्यान रखें कि उसमें जो भी अगर कुछ दूध बच गया है तो उसे फेंक देना चाहिए। लेकिन बहुत लोग आज के समय में ये करते हैं कि उसे रख लेते हैं और फिर थोड़ा देर के बाद वही पिलाने लगते हैं। ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर दूध उसमें बच जाता है उसे फेंक दे और बच्चे को साफ कर दे, मुँह को पोंछ दे, ठीक है। तो इस प्रकार से यह बोतल फीडिंग के 12 तकनीक है। आपको इसमें सभी तकनीक को आराम से पढ़ना है, वीडियो के बाद एक बार और खुद से पढ़ना है PDF के माध्यम से, ताकि आपके अंदर चीज़ें समझ में बेहतर और आ जाए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश में दिया गया है, PDF आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। मैं यही कहता हूँ, आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी माध्यम है आप समझिए हिंदी में ही। अगर पढ़ने की बात है तो PDF हम दे ही देता हूँ, जाके PDF एक बार इंग्लिश में आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा, समझ गए। अब हमारे सामने जो क्वेश्चंस है वो है टोडलर बालक के वृद्धि एवं विकास को समझाए, टोडलर की सुरक्षा के बारे में लिखना है, ठीक है। हमसे टोडलर जो बच्चा होता है, आप लोग जानते हैं कि 28 दिन तक जो बच्चा रहता है उसे नवजात शिशु कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं, ठीक है। उससे आगे जो बच्चा जाता है उसे हम लोग शिशु कहते हैं। उसके बाद 1 से लेकर 3 साल तक जो बच्चे होते हैं उसको हम लोग टोडलर कैटेगरी के कहते हैं, ठीक है। पहले नवजात शिशु होता है, फिर शिशु होता है, फिर वह टोडलर में जाता है। तो टोडलर जो है प्री स्कूल से पहले का एज होता है। यहाँ पे 1 से 3 वर्ष के आयु को हम लोग नॉर्मली टोडलर वर्ग में रखते हैं बच्चे को, ठीक है। तो यही कहता है कि टोडलर में वृद्धि और विकास को समझाना है और टोडलर के बारे में, सुरक्षा के बारे में भी लिखना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे टोडलर के वृद्धि और विकास क्या होते हैं। देखिए एक जॉन बी वाटसन, एक आपके जो भी कहिए वैज्ञानिक या जो भी कहिए, इन्होंने अपने एक पुस्तक में शिशुओं की भावना, इमोशन और उनके प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हुए बताया, ठीक है। जॉन बी वाटसन ने अपने पुस्तक में शिशु के भावना और उनके प्रतिक्रिया को इन्होंने एनालिसिस किया और एनालिसिस करते हुए इन्होंने बताया कि प्रेम, क्रोध एवं भय की मूल भावना वयस्क होने पर उसका आचरण निर्धारित करती है। मतलब इन्होंने ये बताया, जॉन बी वाटसन ने अपने पुस्तक में, कि बच्चे की भावना और प्रतिक्रिया के विश्लेषण करते हुए इन्होंने बताया कि जो प्रेम है, जो क्रोध है और जो भय है, इस सब की मूल भावना जो है वह वयस्क होने पर उसके आचरण जो है निर्धारित करता है। मीन्स एक बच्चा है टोडलर ग्रुप में 3 साल में, वह 3 साल में कैसा प्रेम, कैसा क्रोध और कैसा भय का उसके अंदर भावना है, यह उसके आचरण पर जब वयस्क होगा तब पड़ता है। तो इन्होंने निर्धारित करते हुए इसी चीज़ को बताया कि प्रेम, क्रोध, भय, ये सब के मूल भावना वयस्क होने पर उसके आचरण को निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे आगे देखिए, इसलिए इन भावनाओं को उचित एवं स्वतंत्र रूप से विकसित होने का पूर्ण अवसर मिलनी चाहिए। इसलिए 1 से 3 वर्ष की उम्र में, टोडलर की उम्र में जो है, इन सभी भावना, चाहे क्रोध हो, प्रेम हो, ठीक है, इस सब की जो ऊपर अभी आप लोग देखे हैं, इन सभी भावनाओं को जो है उचित और स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए पूर्ण अवसर मिलनी चाहिए, ठीक है। टोडलर को वृद्धि एवं विकास को निम्न तथ्यों से समझा जा सकता है। तो हम लोग तो अब चलेंगे टोडलर के वृद्धि और विकास को समझेंगे, लेकिन इससे पहले जॉन बी वाटसन ने जो कहा उसको आप लोग को समझना चाहिए। जॉन बी वाटसन ने क्या कहा कि जॉन बी वाटसन ने अपने पुस्तक में लिखा कि शिशुओं की जो भावना और प्रतिक्रिया होती है, इसके विश्लेषण करते हुए इन्होंने बताया कि प्रेम, क्रोध, भय, इन सब की जो मूल भावना है वह वयस्कों में आचरण को निर्धारित करता है आगे चल के, ठीक है।
इसलिए इन भावनाओं को उचित और स्वतंत्र रूप से विकसित होने का पूर्ण अवसर मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे को जो है आगे वयस्क होने पर अपने आचरण को बेहतर कर सके। ठीक है, टोडलर के वृद्धि और विकास को निम्न तथ्यों से हम लोग समझ सकते हैं। कौन कौन से तथ्य हैं, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, बालक को प्रारंभ में अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है, वह आत्म केंद्रित रहता है। जब बच्चे 1 से 3 साल की उम्र में होते हैं तो उसे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका कोई ज्ञान उसके अंदर नहीं रहता है, वह खुद अपने में सिमट के रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 3 माह का बालक मुस्कुराने लगता है, विशेष रूप से अपनी माता को देखकर। अब हम लोग वृद्धि और विकास को देख रहे हैं, ठीक है, टोडलर में। तो हम लोग शुरू से देखेंगे, समझ गए ना। टोडलर तो 1 से 3 वर्ष का जो है होता है, लेकिन हम लोग शुरू से यहाँ पे बता रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाएंगे। आपको भी लिखना है एग्जाम में शुरू से ही, ठीक है। तो लिखना है कि बालक को प्रारंभ में अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता है, वह आत्म केंद्रित रहता है, बात सही है। 3 माह का बच्चे मुस्कुराने लगता है, विशेष रूप से वह अपनी जब माता को देखता है तब। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये सब नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि कब बच्चा मुस्कुराता है, कब रोता है और कब क्या करता है। तो 3 माह में वह अपनी माँ को देखकर विशेष रूप से मुस्कुराता है। ठीक है, 6 माह की आयु में बालक जो है रोकर भय और गुस्सा व्यक्त करने लगता है। जब बच्चा 6 माह का होता है तो वह जो है अपने अंदर रोकर, भय दिखाकर और गुस्सा करके व्यक्त करता है चीज़ों को। तो ये 6 माह के उम्र में। ठीक है, छठा देखिएगा, 3, 6 के बाद 6 से 1 वर्ष के वायु का बालक अपने निकट जनों जैसे माता पिता, दादा दादी के प्रति प्रेम प्रदर्शन करने लगता है, जैसे कि उनको प्यार करना। अब जब बच्चा 6 से 1 वर्ष की आयु में जाता है तो अपने माँ के बाद वह अपने आसपास जैसे माता पिता, दादा दादी के प्रति प्रेम जो है प्रदर्शन करने लगता है, जैसे कि वह बच्चा उनको प्यार कर रहा हो, इस प्रकार से वह प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो यह कब होता है, 6 से 1 वर्ष की उम्र में, जहाँ पे बच्चे के आसपास रहने वाले निकट जनों के प्रति प्रेम और प्रदर्शन दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 से 1 माह की आयु में बालक अनजान चेहरों को देखकर भयभीत हो जाता है। अब बच्चा जब 6 से 1 माह की उम्र में जाता है तो देखते हुए 6 से 1 वर्ष है, 6 से 1 वर्ष के उम्र में देखते हुइएगा कि बच्चा जो है अपने आसपास रहने वाले के प्रति बहुत प्रेम दर्शाएगा, लेकिन जैसे ही उसके सामने कोई अनजान और नए चेहरा आएगा तो वह जो है देखकर उसको रोने लगेगा या भयभीत हो जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 1 से 1.5 वर्ष का बात आ रहा है। तो 1 से 1.5 वर्ष का बालक दूसरे बालकों के प्रति ईर्ष्या एवं द्वेष की भावना भी व्यक्त करने लगता है। सही गलत, उचित एवं अनुचित की भावनाएं भी इसी आयु में ज्ञान लेता है। ठीक है, तो आप लोग ऊपर जो उचित अनुचित, सही और गलत का जो देखे हैं वह शुरुआती अवस्था का बताया गया है। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही बच्चा टोडलर में प्रवेश करता है, 1 वर्ष से शुरू हो जाता है, तो जैसे ही बच्चा 1 वर्ष से शुरू होता है, 1 से 1.5 वर्ष में बच्चा जब जाता है तो बच्चे को अंदर जो है दूसरे बच्चे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना व्यक्त करने लगता है। ठीक है, जैसे उसके सामने कोई बच्चा है तो उसको देखकर वह बच्चा ईर्ष्या और द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, सही गलत, उचित एवं अनुचित की भावना इसी आयु में जन्म लेता है और बच्चे के अंदर इसी 1 से 1.5 वर्ष की आयु में जो है उचित अनुचित, सही गलत का भावना भी जन्म लेता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखिए 2 वर्ष की आयु का बालक, ठीक है, 2 वर्ष का आयु का बालक अपनी नकारात्मक दृष्टि को भी व्यक्त करने लगता है, मीन्स अपने नकारात्मक चीज़ों को, निगेटिव चीज़ों को भी व्यक्त करने लगता है, अर्थात वही नहीं कहता है और वह स्वतंत्र रम्य जीवन यापन करना चाहता है। मतलब 2 वर्ष का जब बालक होता है तो उसके अंदर नकारात्मक दृष्टि भी व्यक्त करने लगता है और वह नहीं कहता है और स्वतंत्र रूप से अपने जीवन में रम्य रहना चाहता है। तो यही जो है 2 वर्ष के बालक का गुण होता है। तो यही आपका टोडलर के लक्षण होता है। मैंने टोडलर के वृद्धि और विकास को बता दिया, ठीक है, कि कैसे टोडलर का वृद्धि और विकास होता है। ठीक है, अब हमसे एक और क्वेश्चन उसी में पूछा गया था कि टोडलर के सुरक्षा के बारे में बताएं। तो चलिए देखते हैं। बालक के भावनात्मक विकास में सबसे मुख्य बात है बच्चे के मन में सुरक्षा की भावना का उदय होना। अब बच्चा का जो भावनात्मक इमोशनल डेवलपमेंट होता है तो सबसे मुख्य बात है उसमें जो होता है वह सुरक्षा की भावना का उदय होना। ठीक है, बच्चे के जो विकास होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो ज़बरदस्त होता है वह होता है सुरक्षा की भावना का उदय होना। बच्चे के मन में सुरक्षा की भावना का उदय होने लगता है। ठीक है,
माता पिता को इस भावना के प्रति संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है, जिससे बालक में सुरक्षा की भावना को, सुरक्षा की भावनात्मक को जागृति किया जा सके। अब ये जो सुरक्षात्मक जो भावना होता है, यह बच्चे में जब जागृत होता है तो माता पिता को इसके प्रति जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है, जिससे बालक के अंदर कोई भी सुरक्षा का भावना जागृत हो तो उसे जो है जागृत किया जा सके। ठीक है, उसके भावना को जागृत किया जा सके, सुरक्षा की भावना को। ओके, नेक्स्ट देखिएगा कि बच्चा भूखा हो तो उसे स्नेहपूर्वक दूध पिलाना चाहिए या भोजन देना चाहिए। अगर बच्चा भूखा हो तो उसे स्नेहपूर्वक दूध पिलाना चाहिए या भोजन देना चाहिए। यह भी एक सुरक्षा के जो है अंदर में ही आता है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे भूखा है और आप उसे जो है दूध नहीं पिलाएंगे, भोजन नहीं देंगे, तो वह बच्चे को क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा और वह उसके सुरक्षा के लिए खतरा होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों को यदि किसी भी प्रकार के असुविधा या कष्ट हो तो उसे तत्काल दूर करके उसे आराम प्रदान करनी चाहिए। और बच्चे के अंदर अगर कोई भी असुरक्षा की भावना हो, असुविधा या कष्ट हो तो उसे तत्काल जो है उससे आराम देना चाहिए, उससे दूर करके। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है और आखिरी है सुरक्षा की बातें। यदि बच्चे के मन में सुरक्षा की भावना का यथोचित विकास होता है तो उसका भविष्य निश्चित ही सुखमय बन जाता है। अगर बच्चे में जो है मन में सुरक्षा की भावना का यथोचित अगर विकास होता है तो उसका भविष्य जो है सुखमय बन जाता है। अगर उसके भावना में सुरक्षा की भावना का विकास अगर सही नहीं होगा तो उसका जीवन बहुत ज़्यादा कष्टमय और डरा डरा और हर एक कामों के प्रति बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा। तो इसलिए सुरक्षा कैसे महत्वपूर्ण है, सुरक्षा कैसे किया जाए, इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो इसको आपको सुरक्षा के रूप में लिखना है। 2 बार पढ़िएगा, समझ में चीज़ें आ जाएगा। बहुत आसान में दिया गया है, लैंग्वेज बहुत आसान है। बस आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद 2 बार पढ़िए तो चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक टेक केयर, धन्यवाद।